हेलो गाइस। आज डार्क वेब वर्ल्ड में एक ऐसे अटैक को दिखाने वाले हैं जिसमें एक वेब सिस्टम के एडमिन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा क्रिप्टोग्राफी और लॉजिक फ्लो का यूज़ करके। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर एक कुकी बनती किस तरह से है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। आज बाइट्सों के साथ में खिलवाड़ भी किया जाएगा, जिससे यहाँ पे एक कोई भी लाइन देख सकते हो, इसकी कुकी बनती है, ये मान के चलो। तो ऐसी कंडीशन में मान के चलो एक डेवलपर है, एक डेवलपर स्टार्टिंग की 16 बाइट्स का यूज़ करके एक ब्लॉक बनाता है, अगली 16 बाइट्स का यूज़ करके वो अगला ब्लॉक बनाता है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट जो ब्लॉक बनेगा, तो इस फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर सेकंड वाले ब्लॉक का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और फर्स्ट ब्लॉक में मतलब यहाँ पे 16 कैरेक्टर, जो 16 बाइट्स होते हैं, इनको मैं कैरेक्टर तो मैं बोल नहीं सकता इनको। और इसका रीज़न ये क्योंकि यहाँ पे बाइट्स के अंदर एक स्पेस होगा, तो वो भी एक बाइट्स के अंदर मानी जाती है। जब कभी आपने बेसिक एल्गोरिथम पे जब स्टडी की होगी, तो उस टाइम पे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे कि ए को थर्ड नंबर का कैरेक्टर मान लिया, सी को उसका थर्ड नंबर का कैरेक्टर मान लिया, या फिर ए को 3 मान लिया, बी को 4 मान लिया। एक बेसिक एल्गोरिथम का एक एग्जांपल बताया जाता है। जब स्टार्टिंग की क्लास में वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में वहाँ पे क्लास ली जाती है, उस टाइम पे किसी तरह के एक बेसिक से एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो एल्गोरिथम किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कि जो स्टार्टिंग की जो 16 बाइट्स का जो ब्लॉक है, तो स्टार्टिंग में जो भी ये बाइट्स हैं, तो इन्हीं बाइट्सों का यूज़ करके या फिर इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी लिया जाता है। तो जो आगे की आने वाली बाइट्स हैं, तो उनका कोई रोल नहीं होगा इसमें। तो स्टार्टिंग की जो 16 बाइट्स हैं, इनका यूज़ करके एक अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा, और जो अगली आने वाली जो 16 बाइट्स हैं, उनका यूज़ करके एक अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा 16 बाइट्स की हो, कई बार कुकी 8 बाइट्स की ब्लॉक बनाती हैं। कई बार कुछ कुकीज़ 32 बाइट्स की ब्लॉक बनाते हैं। और डिपेंड डेवलपर पे करता है कि कोई डेवलपर किस तरह की सिक्योरिटी लगाता है, किस तरह के एल्गोरिथम का यूज़ करता है, और कितने बाइट्स का ब्लॉक बनाता है। तो यहाँ पे 16 बाइट्स के यहाँ पे ब्लॉक को लेके चलते हैं। तो इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए एक पोर्ट स्विगर के एक लैब का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें इस अटैक को दिखाया जाएगा। तो चलो इस अटैक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखा जाएगा कि बाइट्सों के साथ में किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, बाइट्सों के साथ में किस तरह से खेल के एक एडमिन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक वेब सिस्टम के एडमिन को। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेरे फॉक्सी प्रॉक्सी को स्टार्ट कर दिया, जिससे मैं बर्फूट से कनेक्ट कर सकूँ, और मेरे अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं बाइनर नाम से जो अकाउंट लॉगिन करूँगा, वो मेरा है एज मेंबर, ना कि एज एडमिन। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन की साइट, जहाँ पे हम एज मेंबर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो और उसके बाद में लॉगिन करते हैं। जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर हम एज मेंबर की तरह लॉगिन हुए, बट हम एज मेंबर से एज एडमिन आ जाएं, तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसे स्टे लॉगिन पे क्लिक करके, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे स्टे लॉगिन का ही है। कई बार इसका यूज़ हम नॉर्मली तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा सेशन एक्सपायर ना हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब इसको रिपीटर पे भेज देते हैं, इस वाली रिक्वेस्ट को। यहाँ पे कुकी में 2 पार्ट्स जनरेट हुए, सेशन एंड स्टे लॉगिन। इसको रिपीटर पे भेज दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और यहाँ पे जो भी आती है फॉरवर्ड। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसे अभी मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि हम एक वेब सिस्टम के अंदर लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद में अगर हम उसके सेशन को हटा दें, अगर स्टे लॉगिन है और उस टाइम सेशन को हटा दें, तो क्या तब भी हम लॉगिन हो पाएंगे क्या? तो चलो मैं रिक्वेस्ट को फिर से कैप्चर करता हूँ और स्टे लॉगिन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट को कैप्चर किया
और कैप्चर करने के बाद फॉरवर्ड करके जैसी कुकी जनरेट होती हैं। अब इसके बाद में जो सेशन वाला जो पार्ट है इसको हटा के देखते हो और उसके बाद में देखते हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हैं तो इसका मतलब ये कि जब एडमिन की जब स्टे लॉगिन की जब कुकी मिल जाती है या फिर एडमिन की स्टे लॉगिन की कुकी हम जनरेट कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी सेशन की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली हम स्टे लॉगिन का यूज़ तब करते हैं जैसे कि हम नहीं चाहते कि हमारा सेशन एक्सपायर हो, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारी साइटों में ऐसा फंक्शन दिया हुआ होता है। ज़रूरी नहीं कि स्टे लॉगिन की हेल्प से, किसी और तरह से भी तुम ये चीज़ जनरेट कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी कमेंट का ऑप्शन हो या फिर पोस्ट करने का ऑप्शन हो, तो यहाँ पे एक कमेंट का एक ऑप्शन दिया है। जैसे कि हम एक पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी जगह दिया हुआ होता है, जिससे वो कोई कमेंट का ही पार्ट नहीं हो सकता, कुछ भी पार्ट हो सकता है। तो जहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस फिल करो, जैसे हम कहीं पे कई बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी मांगता है कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस डालो, और हम गलत ईमेल एड्रेस डाल देते तो बता देता है कि रॉन्ग ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं, सेशन स्टे लॉगिन ओनली 2 पार्ट हैं, क्योंकि हमने जो ईमेल डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। जैसे ईमेल का जो फॉर्म होता है कि abcd@gmail.com या @yahoo.com, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में। और यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। लेकिन एक बार मान के चलो कि हम ईमेल की जगह कुछ ऐसा डाल दें जैसे कि abcd1234, ये तो किसी भी एंगल से कोई ईमेल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में हमें एक एरर मिल सकता है और उस एरर की हेल्प से हम एक वेब सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने एक कमेंट किया है, कमेंट करने के बाद में इसे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल वाला पार्ट ये है, और इसको भी रिपीटर भेज देते हैं जिससे आगे चल के टेस्ट कर सके इसे। जब इसे फॉरवर्ड किया तो एक एक्स्ट्रा पार्ट आया नोटिफिकेशन का, एक नोटिफिकेशन का पार्ट। हो सकता है ये वाला नोटिफिकेशन का पार्ट शायद ये एक एरर जनरेट वाला हो, जैसे हमें कोई एरर जनरेट होके मिल रहा हो, तो जो भी हमें एरर शो हो रहा हो तो उसका ये इनक्रिप्टेड फॉर्म हो सकता है। तो इसे भी रिपीटर भेज देते हैं और फॉरवर्ड एंड उसके बाद में देखते हैं कि क्या एरर जनरेट हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस abcd1234। कई बार हम कई जगह पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपना ईमेल डालते और ईमेल की जगह abcd1234 इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, तो उसमें बताता है कि जैसे इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ज़रूर नहीं कहीं पे कमेंट करते टाइम पे वहाँ पे ही हो, यहाँ पे भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है, या फिर कहीं जगह किसी जगह लॉगिन के टाइम पे हो सकता है। किसी भी जगह वो चीज़ हो सकती है जहाँ पे ईमेल के बारे में कोई एक एरर जनरेट हो रहा हो। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने फिर से इस चीज़ को कैप्चर किया है और कैप्चर करने के बाद में ये आया है और फिर ये वाला पार्ट आया है। इसको मैं कंपेयर पे भेज देता हूँ। पिछला वाला भी मैंने कंपेयर पे भेजा और ये वाला भी मैं कंपेयर पे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि जब हमने ईमेल को बदला, ईमेल की जगह दूसरा पार्ट डाला, तो उस टाइम पे हमने वो डाला और ये वाला पार्ट अब की बार बदल के डाला, तो क्या नोटिफिकेशन वाली कुकी में कुछ चेंजेस आते हैं क्या। और अगर चेंजेस आते हैं तो हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन में जो पार्ट आ रहे हैं वो पार्ट शायद एक उसके एल्गोरिथम से जो बेस 64 में इनकोड होके और उसके बाद में वो जनरेट हुआ हो, मतलब वो
एल्गोरिथम इस तरह बना हुआ है, ये है तो बेस 64 में, बट हम बेस 64 को जब डिकोड करते हैं तो अपन को नॉर्मल टेक्स्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं तो रेड कलर में अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पे ईमेल वाला जो पार्ट है, ईमेल वाला पार्ट, तो नोटिफिकेशन का जो पार्ट है इसमें, तो जो ईमेल में हमने जो डाला था तो बस उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे नोटिफिकेशन वाली ये कुकी थोड़ी चेंज हो गई। और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस alpha1234 जो एक एरर जनरेट हुआ है। चलो कंपेयर पे जाके अब रिपीटर पे चले गए। अब इस रिक्वेस्ट को एक बार भेज के देख लेते हैं। जैसे कि इस रिक्वेस्ट को जैसे ही भेजते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में हमने जो ईमेल एड्रेस डाला वो वाला ईमेल एड्रेस आ चुका है। हम यहाँ पे हिस्ट्री में जाते हैं, HTTP हिस्ट्री में जाके और उसके बाद में हमने जो दूसरा जो ईमेल डाला था, एक रॉन्ग ईमेल alpha1234 इस टाइप का डाला, तो उसकी नोटिफिकेशन की कुकी कॉपी करके और इस वाले में कॉपी पेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं। देखते हैं कि इसको रिप्लेस करने से वो वाला आता है नहीं आता है। अगर आता है तो यहाँ पे 100% फिक्स हो जाएगा कि नोटिफिकेशन वाला पार्ट है वो उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस वाले पार्ट को शो कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने नोटिफिकेशन की कुकी उस कुकी के साथ में जैसी चेंज की तो ये वाला रेस्पॉन्स शो करने लग गया। मतलब सिस्टम इंटरनली यहाँ पे इस चीज़ को डिकोड करके और यहाँ पे सिस्टम पे एक वेबसाइट पे प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला ईमेल एड्रेस इनवैलिड है, ईमेल एड्रेस को इनवैलिड प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे सिस्टम उस चीज़ को डिकोड कर रहा है, तो इसकी हेल्प से हो सकता है कि हम उसके ज़रिए वो जनरेट की हुई जो कुकी है उस कुकी को भी हम डिकोड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस और फिर आगे का जो इनवैलिड ईमेल एड्रेस है वो आ गया। लेकिन एक बार ये सोच के देखो कि अगर हमने जो स्टार्टिंग की जो देख सकते हो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इसकी अगर बाइट्सों को और काउंट करूँ तो इसकी बाइट्स 23 हैं। स्पेस भी यहाँ पे वाइट के अंदर आएगी, स्पेस आता है या एक सिंगल डॉट भी आता है, वो भी एक वाइट के अंदर आएगी। तो इस बार इस रिक्वेस्ट को भेज के देखते हैं। जैसे ही हमने ये वाली रिक्वेस्ट भेजी तो उसके बाद में हमें रेस्पॉन्स पार्ट में मिला नोटिफिकेशन, और जो हमें मतलब उसकी नोटिफिकेशन की जो कुकी थी वो कुकी दिखाई दे गई। अब रियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं कि रेस्पॉन्स पार्ट में वो दिखाई दें। अगर नोटिस किया हो तो जब हमने ईमेल इनवैलिड डालने के बाद में हम जब फॉरवर्ड करने गए तो उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन की एक कुकी जनरेट हो गई थी, तो वहाँ से भी तुम वो कुकी निकाल सकते हो अगर रेस्पॉन्स में ना आए तब। अब हम यहाँ पे स्टिल लॉगिन की कुकी को यहाँ पे हम डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्या स्टिल लॉगिन की कुकी हमारी डिक्रिप्ट हो पाती है क्या? जो हमने एक एज मेंबर की तरह जब लॉगिन किया था तो उस टाइम पे दो चीज़ आई थी हमारी, एक तो बाइनर जो हमारा एक यूज़र नेम है। अब यहाँ पे दो चीज़ आई है, एक तो बाइनर हमारा यूज़र नेम और सेकंड चीज़ और आई है कुछ, तो उस चीज़ के बारे में हम आगे चल के जानेंगे जो कि एक टाइम स्टैम्प है।
अब टाइम स्टैम्प क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक डेवलपर ने जब स्टे लॉगिन की जब कुकी जनरेट की तो उसने दो चीज़ों का यूज़ करके कुकी को जनरेट किया, एक तो यूज़र नेम और सेकंड चीज़ टाइम स्टैम्प। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके उसने कुकी को जनरेट कर डाला। अब ऐसी कंडीशन में हम एक एडमिन की कुकी को जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पे तो पहले से जनरेट की हुई कुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ईमेल की जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर और सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प, जो भी टाइम स्टैम्प है। अब टाइम स्टैम्प जिससे कि किस टाइम पे वहाँ पे वो चीज़ जनरेट की गई या फिर किस डेट पे की गई, या फिर मतलब एक तरह से पूरा टाइम से रिलेटेड जो भी लॉक्स वगैरह होते हैं तो वो सारे टाइम स्टैम्प के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम ये डिफाइन नहीं करता है कि यहाँ पे एडमिन की कुकी है या एडमिन से रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइम पे एक नॉर्मल बंदा भी उस टाइम पे लॉगिन कर रहा हो सकता है, और हो सकता है उस टाइम पे एक एडमिन भी लॉगिन कर रहा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट उस टाइम स्टैम्प को सिक्योरिटी के लिए लगाया गया, ताकि एक एक्स्ट्रा चीज़। तो यहाँ पे जैसे हमने डाला तो ये आ गया इनवैलिड ईमेल एड्रेस और एडमिनिस्ट्रेटर और आगे टाइम स्टैम्प। मतलब टाइम स्टैम्प सेम होगा तो भी चलेगा, और सेम हुआ तब भी कैसे चलेगा इसका भी मैंने रीज़न बताया अभी। क्योंकि टाइम डिफाइन नहीं करता है कि वो एडमिन है या फिर एक यूज़र है। सेम टाइम पे कोई भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन उसका यूज़र नेम ये डिफाइन करता है कि वो है कौन। अब यहाँ पे इनवैलिड एडमिनिस्ट्रेटर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प। लेकिन जब हमने हमारी कुकी देखी थी तो उस टाइम पे वाइनर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प ये 2-3 चीज़ें थी उस टाइम पे, ये 2 चीज़ें। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस और सेमीकोलन और उसके बाद में एक स्पेस, हमें इस वाले पार्ट को हटाना है। अब सबसे पहले हम टाइम स्टैम्प के बारे में देख लेते हैं, जिसे अभी टाइम स्टैम्प के बारे में देखा अभी। तो जैसे गूगल पे सर्च मारते हैं टाइम स्टैम्प के बारे में, तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये टाइम स्टैम्प है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, और आखिर इस टाइम स्टैम्प के अंदर होता क्या है। तो जैसे ही गूगल पे सर्च मारोगे तो टाइम स्टैम्प के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। चलो गाइस, तो फिर अपनी लैब पे चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस सेमीकोलन और स्पेस, ये 23 बाइट्स ऐसी जो एक्स्ट्रा हैं, जो हमने पहले देखा था हमारे केस में, हमारी खुद की कुकी के केस में तो बाइनर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प ये था। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है। अगर सोचो अगर हम ऐसा कर दें इनवैलिड ईमेल एड्रेस सेमीकोलन और स्पेस, इस वाले पार्ट को अगर हटा दें, इन 23 बाइट्सों को अगर हटा दें, तो बचता क्या है, जो भी बचेगा वही उसकी कुकी मानी जाएगी। तो चलो उसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये 23 बाइट्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसे डिकोडर पे भेजता हूँ, बर्फ डिकोडर पे। अब डिकोडर में भेजने के बाद में UTF-8 के फॉर्म में डिकोड करता हूँ, और उसके बाद में बेस 64 में डिकोड। अब यहाँ पे ये कोई प्लेन टेक्स्ट में नहीं आया है, लेकिन ये हैक्स के फॉर्म में आया है। तो इसमें स्टार्टिंग की जो 23 बाइट्स हैं उनको मैं डिलीट करके देख सकता हूँ। चलो 23 बाइट्सों को डिलीट करके देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 23 बाइट्सों को डिलीट करने के बाद में जो बाकी की बाइट्स बची हैं उनको फिर से बेस 64 में इनकोड करके और URL में दोबारा से इनकोड करना। अब यहाँ पे जो भी कुकी बनती है, इस कुकी को कॉपी मारते हैं और नोटिफिकेशन में जाके देखते हैं। नोटिफिकेशन में डाल के और
पेस्ट करके और रिक्वेस्ट को सेंड करके देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। अब हम यहाँ पे एक एरर देख सकते हैं और एरर में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वेब सिस्टम में जो कुकी बनी हुई है तो वो कुकी इस तरह बनी हुई है जैसे कि उसके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो ब्लॉक्स वहाँ पे 16 बाइट्स में बने हुए हैं, मतलब 16 बाइट्स की कैटेगरी में डिवाइड हुए पड़े हैं, मतलब जो 16 बाइट्स की कैटेगरी में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने 23 बाइट्सों को हटा दिया जो 16 की डिवाइडिंग कैलकुलेशन में है ही नहीं, तो 16 बाइट्स के ब्लॉक कैसे रहेंगे ये? यहाँ पे तो ऊपर नीचे सिस्टम हो गया सब कुछ। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा कर दें जैसे मैंने बोला था वहाँ पे स्टार्टिंग की 16 बाइट्स, चलो ये तो मान के चलो कि वो तो पूरा हट गया, लेकिन आगे की जो बाइट्स थी, बची हुई बाइट्स थी, जो 7 बाइट्स थी आगे की बची हुई बाइट्स, लेकिन वो तो दूसरे के साथ में कैलकुलेट हो रही है, दूसरे के साथ में एल्गोरिथम बनाने में यूज़ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसको सेपरेटली तो नहीं हटाया जा सकता है ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा कर दें कि थोड़े लॉजिक फ्लो का यूज करके हम उनका एक अलग से ब्लॉक बनाने में अगर पॉसिबल हो जाए, तो सबसे पहले हम उनका एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे जिससे उनका एक अलग से ब्लॉक बनकर और उनको हटाया जा सकता है। और ये किस तरह से पॉसिबल है कि 23 बाइट्स तो पहले से इनवैलिड ईमेल एड्रेस सेमीकोलन और स्पेस उसकी हैं, अगर हम इसमें 9 बाइट्स और जोड़ दें तो ये हो जाती हैं 32 बाइट्स, मतलब 16 और 16 को 2 से कैलकुलेट करें तो 32, मतलब 16 की कैलकुलेशन में जो आने वाली बाइट्स, अगर इन बाइट्स को अगर हटा दें तो एक पर्टिकुलर एक पूरा की पूरा एक ब्लॉक हट जाएगा। तो यहाँ पे 9 और बाइट्स एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 9 बार एक्स टाइप कर दिया ईमेल में और उसके बाद में एडमिनिस्टर और सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प और उसके बाद में रिक्वेस्ट सेंड कर दी और जो भी कुकी बनती है उस कुकी को डिकोडर पे भेजा और URL डिकोड बेस 64 डिकोड। इस बार हमें 32 बाइट्स यहाँ पे डिलीट करनी है, मतलब 16 की कैलकुलेशन में। अब हम यहाँ पे 16 बाइट्सों को तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 16 बाइट्सों को डिलीट कर देते हैं तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस उसमें 23 बाइट्स हैं, तो बाकी की जो बाइट्स रह जाएगी तो वो तो यहाँ पे एडमिनिस्टर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प, सिर्फ ये फॉर्मेट तो बचेगा नहीं बल्कि एक्स्ट्रा फॉर्मेट बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 32 बाइट्सों को अगर डिलीट कर देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प ये फॉर्मेट बच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की कुकी जनरेट कर सकते हैं, उसकी हम कुकी बना सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको URL इनकोड किया, URL इनकोड करके यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन में डाला। अब नोटिफिकेशन में डालने के बाद में रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किया तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प। अगर याद हो तो हमने जब हमारी कुकी को जब यहाँ पे डाला था हमारी एज मेंबर वाली कुकी को, तो उस टाइम पे उसका फॉर्मेट आया था वाइनर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे आया है एडमिनिस्ट्रेटर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प। इसकी हेल्प से ना सिर्फ एडमिन पैनल में बल्कि उसके अलावा किसी दूसरे बंदे की जो कुकी है वो भी क्रिएट की जा सकती है। कोई दूसरा बंदा है एज मेंबर की तरह उसके अकाउंट में भी एंटर किया जा सकता है। अब हमने यहाँ पे वो उसकी कुकी को कॉपी कर लिया, इस बेस 64 इनकोडेड यहाँ पे कुकी को फिर से यहाँ पे एक दूसरी तरह से यहाँ पे हम इनकोड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हें बस सिर्फ यहाँ पे जो भी साइन आ रहे हैं इस बेस 64 के अंदर, तो जस्ट उनको तुम्हें इनकोड करना है, तो हैकपर्टर एक्सटेंशन के ज़रिए तुम ये कर सकते हो। तो या तो बर्प के थ्रू करो, बर्प डिकोडर के थ्रू, या फिर हैकपर्टर एक्सटेंशन के थ्रू, किसी से भी कर सकते हो। अब जैसे इसमें अगर करते हो जैसे कि ओनली साइन, जो भी साइन आते हैं ओनली उनको इनकोड करना है
UTF-8 के फॉर्म में इनकोड करना है तो बर्फ URL नाम का एक इनकोडर होता है, तो उसको तुम सेलेक्ट कर सकते हो। जो पार्ट तुम इनकोड करना वो पार्ट इनकोड करो और जो भी इनकोड जिस टाइप का करना है उस पर क्लिक करो और स्वैप कर दो और तुम्हारा वो इनकोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे ये कुकी जनरेट हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रिपीटर भेज देता हूँ। अभी हमने जो कुकी जनरेट की थी वो एडमिनिस्टर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प इस टाइप की थी, लेकिन जस्ट ये मान के चलो कि अगर हम 16 बाइट्सों को डिलीट करते तो फिर क्या होता, उसका हमें रेस्पॉन्स क्या देखने को मिलता। चलो हम वो करके देखते प्रैक्टिकली। हालांकि ये वाला पार्ट तो लैब का पार्ट नहीं है, बट हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए चलो ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और जैसे हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो URL 8 में यहाँ पे डिकोड किया और उसके बाद बेस 64 में डिकोड किया, और इस बार हम 16 बाइट्सों को डिलीट करके देखते हैं और उसके बाद में उसको इनकोड करते हैं। इनकोड करने के बाद में उसका क्या रेस्पॉन्स आता है तो हम वो भी चेक करते हैं कि अगर हम 16 बाइट्सों को डिलीट करते तो उसका रेस्पॉन्स क्या आता। तो जैसे हमने यहाँ पे 16 बाइट्सों को डिलीट करने के बाद में बेस 64 में इनकोड कर दिया और इसको UTF-8 के फॉर्म में यहाँ पे इनकोड कर दिया, और उसके बाद में जो भी कुकी जनरेट होती हैं उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाल देते हैं और नोटिफिकेशन में डालने के बाद में इसे सेंड करते हैं और देखते हैं कि इसका रेस्पॉन्स आता तो फिर क्या आता। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका रेस्पॉन्स आया है एडमिनिस्टर सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प इस वाले फॉर्मेट में नहीं आया है, बल्कि एक्स्ट्रा पार्ट और रह गया है इसमें। जैसे मैंने बोला था कि उस टाइम पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस सेमीकोलन स्पेस उसमें 23 बाइट्स थी। 16 बाइट्सों को और हटा दिया तो बाकी बाइट्स तो बच गई, तो उससे यहाँ पे एक एडमिनिस्टर की वहाँ पे जो कुकी है वो कुकी नहीं बन पाई। चलो अब हम हमारी जो पुरानी जो एडमिनिस्टर सेमीकोलन टाइम स्टैम्प जो कुकी बनी हुई थी पहले उस वाली कुकी को कॉपी मारते हैं और उसके बाद में जो एडमिनिस्टर और सेमीकोलन और टाइम स्टैम्प इसको कॉपी मारा, और जहाँ पे जो लॉगिन की रिक्वेस्ट थी हमारी जो लॉगिन की रिक्वेस्ट तो उसमें से सेशन वाले पार्ट को रिमूव किया और स्टिल लॉगिन में हमने उस कुकी को रिप्लेस कर दिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की कुकी है। तो सेशन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो देखा था, जब स्टार्टिंग में हमने टेस्ट करके देखा कि सेशन वाले पार्ट को हटा रहे थे फिर भी यहाँ पे लॉगिन हो रहा था। अब हम यहाँ पे एडमिन पैनल को देख सकते हैं, मतलब विक्टिम के वेब सिस्टम में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो अब शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र करके देखते हैं और उसके बाद में करके देखते हैं कि ब्राउज़र में क्या रेस्पॉन्स आता है। और जैसे ही हम ब्राउज़र में करके देखते हैं और एडमिन पैनल पे क्लिक करके देखते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हम लॉगिन हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आ चुका है। तो उसके अकाउंट में हम लॉगिन हो चुके हैं विक्टिम के वेब सिस्टम में, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ आई है। अब यहाँ पे एडमिन पे जैसे ही क्लिक किया एडमिन पैनल पे, तो उसके अंदर जो भी चीज़ या जो भी पार्ट आता है तो कुछ भी पार्ट आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक टास्क है कि हमें एक यूज़र को डिलीट करना है, यूज़र के अकाउंट को डिलीट करना है, और ये परमिशन तो एक वेबसाइट के ओनर के पास ही होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होती है। तो अब हम यहाँ पे कार्लोस नाम का एक यूज़र है, हम बाइनर को भी डिलीट कर सकते हैं और कार्लोस को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टास्क के लिए यहाँ पे कार्लोस है तो कार्लोस को किया। और डिलीट का टास्क यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि एक वो चीज़ प्रूफ हो जाए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लॉगिन करने के बाद में हम उस सिस्टम के अंदर जो भी छेड़छाड़ी हो सकती है या जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो चेंजेस कर पाएँ। मुझे दिलचस्पी सिर्फ इस लैब को सॉल्व करने में ही नहीं थी, दिलचस्पी इस बात में थी कि अगर सिक्योरिटी इसकी और भी नेक्स्ट लेवल पे होती तो उसको किस तरह से ब्रेक किया जा सकता था। एक
और भी हायर लेवल की सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ये लैब तो यहाँ तक ही है, बट मैं आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से उस सिक्योरिटी को बाईपास किया जा सकता था और किस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिल सकती थी। जैसे कि एक टॉपिक को करने के लिए तुम्हें करके देखना ही पड़ेगा, एक टॉपिक जो है डीसीरियलाइजेशन। इसकी काफ़ी सारे लैब्स भी मिल जाएगी। यहाँ पे तो तुमने देखा है कि जैसे जो कुकी बन रही थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर सेमीकोलन टाइम स्टैम्प, इस तरह के एक सिंपल फॉर्मेट में बन रही थी। लेकिन मान के चलो एक कुकी एक सीरियलाइज फॉर्म में बने। अभी सीरियलाइज क्या है, डीसीरियलाइजेशन क्या है, इसका एक अलग से कंसेप्ट है। तो डीसीरियलाइजेशन बेस्ड पे जो अटैक्स होते हैं उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके बेस्ड पे वहाँ पे जैसे वो भी चेक किए जाते हैं, जैसे कि यूज़र नेम है तो यूज़र नेम की लेंथ क्या है। जिससे कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे यूज़र नेम है तो यूज़र नेम को चेंज करके कोई दूसरा यूज़र नेम डालने की कोशिश करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो सब कुछ फेल हो जाता है, मतलब वो और नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे डीसीरियलाइजेशन अटैक को जोड़ा जा सकता था इसमें, इस वाली सिक्योरिटी के अंदर, इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एक और चीज़ देखने को हमें मिल सकती है, जैसे यहाँ पे तो सेशन वाला पार्ट, वो वाला पार्ट एक ऐसा था जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक वेब सिस्टम के अंदर मान के चलो कि एक सेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वेब सिस्टम सेशन को भी चेक कर रहा है, बिना सेशन के वो लॉगिन हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम सेशन वाले की जो कुकी है उसको भी डाल सकते थे। बट एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती थी शायद, जैसे कि वो कुकी प्रॉपर 16 बाइट्स या कुछ बाइट कम ज़्यादा पड़ रहे हैं उनको डिकोड करने के टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में तुम अपनी खुद की नल बाइट्स उसमें डाल सकते थे, नल बाइट्स को इंजेक्ट करके और उसको इनकोड करके और उसके बाद में उसको डिकोडर पे भेज सकते थे। और कैसे पता लगा इसका, एक एक बाइट्स इंजेक्ट करके जाना और एक एक बाइट्स ट्राई करते जाना, और इस तरह से सिक्योरिटी को बाईपास किया जा सकता था। और डीसीरियलाइजेशन का तो एक पूरा अलग ही कंसेप्ट है, एक पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको देख सकते हो। और डीसीरियलाइजेशन के थ्रू एसक्यूएलआई की वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट की जा सकती थी। जिसे मान के चलो कि शायद माइंड में एक सवाल घूमे कि विक्टिम कहाँ, हमें यूज़र नेम कैसे मिलेगा। जैसे कोई एडमिन है, कोई साइट का ओनर है, उसका यूज़र नेम कैसे मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका यूज़र नेम मिलना और उसके बारे में पासवर्ड मिलना। मान के चलो दोनों ही नहीं मिले तो फिर क्या हुआ। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इसके ज़रिए एसक्यूएल इंजेक्शन क्रिएट किया जा सकता था, उसकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जहाँ पे हम इसके थ्रू डीसीरियलाइजेशन पे जा रहे हैं और डीसीरियलाइजेशन के थ्रू एसक्यूएलआई की वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो एसक्यूएलआई की वल्नरेबिलिटी उसको फाइंड कर रहे हैं और उसके थ्रू जो विक्टिम की साइट का यूज़र नेम है उसको निकाल रहे हैं और उसके बाद में उस अटैक को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।